हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एजेंट्स के बारे में या ऐसे इनहिबिटर के बारे में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर इंटरफेयर करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। तो बहुत बार ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं और जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आज हम इस क्लास के अंदर उन्हीं इनहिबिटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम ढंग से इनहिबिटर के बारे में पढ़ सकें। तो जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये वाली हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ऐसे यहाँ पे लिखा भी है। और इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है और स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। साथ में ही जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पे किसी फ्लूइड से फिल्ड स्पेस को कवर कर रही है और इस फ्लूइड से फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल का नाम होता है क्रैम्प साइकिल। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके अलावा जब क्रैम्प साइकिल कंप्लीट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली, इस इनर मेम्ब्रेन पे एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप चलता है और इसी लास्ट स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसी स्टेप के दौरान ही क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो डायग्राम हम यहाँ पे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का देख पा रहे हैं, यहीं पे ही देखिए ये वाला जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है और ये वाला पार्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाहर पे वो किसको फेस करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को, और अंदर की तरफ वो किसे फेस करता है, मैट्रिक्स को। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करते हैं बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास जैसे देखिए इस पिक्चर के अंदर दिया है कॉम्प्लेक्स 1 है, इसकी शेप देख सकते हो, हमारे पास क्या है, एल शेप का है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में, यहाँ पे बीचों बीच हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम क्यू का मतलब होता है यूबिक्विनोन। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है एंड कॉम्प्लेक्स हमारे पास 4 है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बार अगर हम इस इनहिबिटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो डायग्राम अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ये उसी का ही देखिए एडवांस वर्जन है। काफी अच्छा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे इस पिक्चर के अंदर हमारे पास अगेन ये वाला पार्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 है। और इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ये किस किस से बनता है, ये बनता है एफएमएन से। एफएमएन क्या होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और सेकंड होता है हमारे पास FES। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट इज एफएमएन एंड सेकंड कंपोनेंट इज FES, दैट इज आयरन एंड सल्फर। इसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इस मैट्रिक्स के अंदर NADH का फॉर्मेशन होता है और NADH अपने इलेक्ट्रॉन को और अपने हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 1 को देता है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफएमएन के पास जाते हैं, देन FES, और FES उन इलेक्ट्रॉन को पास करता है यूबिक्विनोन को।
इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास देखिए एक कॉम्प्लेक्स 2 है। इस कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स 1, बट इसके एक कंपोनेंट का नाम है FAD, दैट इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड सेकंड कंपोनेंट का नाम है FAS। अब हम यहाँ पर इस पिक्चर की हेल्प से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को ही पास करता है लाइक कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो यूबिक्विनोन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है, कॉम्प्लेक्स 3 को। और इस कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। और जो ये साइटोक्रोम BC1 है, इसके अंदर भी क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, FeS है, आयरन है, साइटोक्रोम B है, और साथ में क्या है, साइटोक्रोम C1 है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो यूबिक्विनोन सबसे पहला अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है, साइटोक्रोम B को। B के बाद ये पास होता है FeS को, और FeS से पास होता है साइटोक्रोम C1 को। तो साइटोक्रोम जो C1 है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम C को, और ये जो साइटोक्रोम C है, ये प्रेजेंट होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, उसका भी आउटर वाला पोर्शन। आउटर वाले पोर्शन का मतलब क्या है, वो पोर्शन जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को फेस करता है। अब हम यहाँ पे इस पिक्चर की हेल्प से क्या देख रहे हैं कि जो साइटोक्रोम C है, इट इज अ मोबाइल कैरियर मॉलिक्यूल, मतलब ये मूव कर सकता है। और देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसको पास कर रहा है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 4, और इस कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, इसके पास दो कॉपर सेंटर होते हैं, एक है कॉपर A, दूसरा हमारे पास है कॉपर B। तो साइटोक्रोम C सबसे पहला अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर A को देता है, इसके बाद साइटोक्रोम A को देता है, देन A3 को देता है, और बाद में कहा जाता है कॉपर B के पास। और अल्टीमेटली इसके बाद जो कॉपर B है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन बाद में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, कॉम्प्लेक्स 2 के अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं आगे, तो साथ में क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पंप करते हैं इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस पे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस में, हम क्या करेंगे, इन्हीं का ही यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स 5 होता है, जिसे बोलते हैं एटीपी सिंथेस। प्लीज हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कभी भी हाइड्रोजन पंप नहीं करता है। आप इवन इस पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स 1 भी देखिए हाइड्रोजन पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 भी कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 भी कर रहा है, लेकिन कभी भी जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, ये हाइड्रोजन पंप नहीं करता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब यहाँ पे जो बातें अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, इनको हम दोबारा यहाँ पे और डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं, बट एक्चुअली इनके इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है CSIR के अंदर कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, और साथ में इसे हम NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं। और ये अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां की तरफ ट्रांसफर करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है NADH टू यूबिक्विनोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में Q लिखते हैं। और इसके अंदर एक कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर का नाम क्या है, FMN, दैट इज फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसके पास 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये अपना इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट से किसको देता है, अगेन यूबिक्विनोन को। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स 2 डज नॉट पंप प्रोटॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके पास भी कॉम्प्लेक्स 1 की तरह क्या होते हैं, आयरन सल्फर सेंटर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 आयरन और हमारे पास सल्फर सेंटर है, लेकिन यहाँ पे कितने थे, 6 थे। और यहाँ पे बाउंड होता है ये FAD के साथ, ऊपर था FMN, और यहाँ पे है FAD। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है, इसे साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं, और इसी का नाम है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज।
और ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 कहां से कहां पास करता है, अभी हमने पिक्चर की हेल्प से देखा था। ये यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किसको भेजता है, साइटोक्रोम सी को, और साइटोक्रोम सी बाद में किसको ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम सी। इसके अलावा इसके पास भी आयरन सल्फर सेंटर होता है। इसके पास 2 बी टाइप के साइटोक्रोम होते हैं, अभी हमने वहां पे देखे। और इसके अलावा इसकी जो साइटोक्रोम C1 था वो कहाँ पे था, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड था। और इसके अलावा इसके पास एक रिस्ट के आयरन सल्फर सेंटर भी होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स 4 की, जिसे हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहते हैं, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम सी से लेके ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास इसके अलावा 2 कॉपर सेंटर होते हैं, कॉपर ए एंड कॉपर बी। और इसके अलावा इसके पास 2 हीम ग्रुप होता है, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस। तो अभी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर ली है। एक बार ये डायग्राम जो है ये मैंने टेज एंड जिगर की बुक से लिया है। ये प्लांट के अंदर किस तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये उसकी पिक्चर के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे। तो हम अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स 5 भी दिया है, जो हमारे पास क्या है, एटीपी सिंथेस, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। F1 जो है वो मैट्रिक्स को फेस करता है, और जो F0 है ये पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 2 बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे इस बार गेट से क्वेश्चन पूछा गया था, और हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास एक तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 होता है, जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन इसके पास इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो आप देख रहे हो 2 कॉम्प्लेक्स और प्रेजेंट होते हैं, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, और इसे भी हम NADH डिहाइड्रोजिनेज ही कहते हैं। लेकिन ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है रोटिनॉन। तो ये रोटिनॉन को लेकर क्या होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है ये रोटिनॉन के लिए सेंसिटिव होता है, लेकिन प्लांट के पास एक ऐसा NADPH डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है जो रोटिनॉन के लिए क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से क्या होता है, इन प्लांट के ऊपर रोटिनॉन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास क्या एडिशनल NADPH हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब जो बातें भी हमने पढ़ी है वो यहाँ पे दोबारा लिखी गई है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके पास कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, FMN है, FAD है, हीम है। और कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या होता है, 2 कॉपर सेंटर, कॉपर एंड कॉपर बी। अब यहाँ पे कुछ केमिकल के बारे में बात करते हैं। ऐसे भी हमने इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ केमिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला केमिकल यहाँ पे मेंशन किया गया है रोटिनॉन। अब हम देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो रोटिनॉन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन कौन लेता था, कॉम्प्लेक्स 1, जिसका नाम था NADH डिहाइड्रोजिनेज, और वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करता था, Q को, यूबिक्विनोन को। तो ये क्या बताने की कोशिश करें इस पिक्चर के अंदर कि अगर हम उस प्लांट को या किसी भी ऐसे सेल को जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको ट्रीट करेंगे रोटिनॉन से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर कौन हुआ, रोटिनॉन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीमाइसिन ए के बारे में। तो एंटीमाइसिन ए कहां से कहां का ब्लॉकेज कर रही है, ये ब्लॉकेज कर रही है जब साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 में। तो अभी अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 होता है उस 3 का नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1। और जो साइटोक्रोम बी है वो अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है C1 को। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन ए।
और लास्ट में इस पिक्चर के अंदर दिया है साइनाइड का और साथ में दिया है कार्बन मोनोक्साइड का, जो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो साइटोक्रोम ए और A3 ये किसके पास थे? ये थे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पास करते हैं तो यहां नॉर्मल वाली कंडीशन के अंदर, लेकिन अगर हम इसे साइनाइड से और अगर हम इसे कार्बन मोनोक्साइड से ट्रीट करवाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे इसी पे ही आते हैं कि इसका कौन से कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर कौन है। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है, ये मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है अब तक, मैंने सारा का सारा सोर्स इस चार्ट के अंदर लिख दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और केमिकल कंपाउंड है। तो अब इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स का कौन सा इनहिबिटर है। तो अगर हम बात करें अगेन कॉम्प्लेक्स 1 की, तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या था? NADH डिहाइड्रोजिनेज। और जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, इसके टोटल 4 इनहिबिटर है। कौन कौन से इनहिबिटर है? मिक्सो, थायाजोल, पियरसिडीन ए, अमाइटल एंड रोटेनॉल। जो कॉम्प्लेक्स 2 है जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका इनहिबिटर है कार्बोक्सिन। जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसका इनहिबिटर होता है एंटीमाइसिन ए। जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसका नाम क्या था? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसका इनहिबिटर 3 है टोटल, साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड और थर्ड हमारे पास है अजाइड। जो कॉम्प्लेक्स 5th है एटीपी सिंथेस, जिसकी वजह से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके टोटल 4 इनहिबिटर दिए गए हैं, ऑरोवर्टिन, ओलिगोमाइसिन, वेंटुरिसिडीन एंड हमारे पास DCCD। DCCD क्या होता है? यहाँ पे नीचे लिखा गया है डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीइमाइड। तो ये हमारे पास DCCD की क्या है? फुल फॉर्म है। इसके अलावा हमें अच्छे तरीके से पता है कि एटीपी एडीपी में चेंज होता है और बाद में एडीपी एटीपी बनाता है। तो ये जो एटीपी से एडीपी का एक्सचेंज है, इसका भी इनहिबिटर होता है और उसका नाम यहाँ पे दिया गया है एट्रैक्टिलोसाइड। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कुछ अनकपलर्स भी होते हैं जो एटीपी के फॉर्मेशन को रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अनकपलर होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो होने देते हैं, लेकिन वो जो भी वहां से प्रोटॉन पंप भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये एटीपी का फॉर्मेशन बाईपास कर देते हैं। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन सारी की सारा जो भी जिस भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है वो यहाँ पे हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो कौन कौन से अनकपलर है? FCCP, DNP, वेलिनोमाइसिन एंड थर्मोजेनिन। ध्यान रखना, थर्मोजेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनकपलर है जो ब्राउन फैट के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ब्राउन फैट होता है वो एक्चुअली एडिपोज टिश्यू का ही एक टाइप होता है और ये जो हमारे पास ब्राउन फैट होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थर्मोजेनिन प्रेजेंट होता है जो अनकपलर का काम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो ये जो लास्ट वाला है, एक्चुअली ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का दिया गया है, ये इधर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। तो जो ऐसे हमने अभी कुछ दिन पहले फोटो सिस्टम के बारे में भी बात की थी, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि वहां पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 था, मतलब फोटो सिस्टम 2 था, सॉरी फोटो सिस्टम 2 नॉट कॉम्प्लेक्स 2। तो जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, इसको भी इनहिबिट करता है DCMU। और DCMU की भी अगेन फुल फॉर्म यहाँ पे सभी की लिखी है, आप इनको अच्छे तरीके से बाद में देख सकते हो। तो ये हमारे पास से कुछ इनहिबिटर। इसके अलावा ये अगेन एक डायग्राम है जो भी हमने इसी को ही एक्चुअली मैंने वहां पे इलेबोरेट किया है और ये वाला डायग्राम मैंने लेरिंजर की बुक से लिया है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी अब तक हमने पढ़ा, इससे टोटल अब तक मुझे 3 क्वेश्चंस मिले हैं, तो एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो इसी साल गेट के अंदर आया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रोटेनॉन इज अ केमिकल ऑफन यूज्ड टू किल इंसेक्ट पेस्ट ऑन द क्रॉप प्लांट एंड फिशेस इन द लेक। रोटेनॉन क्या है? एक केमिकल है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं, वहां पे जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको किल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और साथ में लेक में फिश को किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अभी क्या कह रहे हैं कि रोटेनॉन क्या करता है? ये ये क्या करता है? एक्ट बाय इनहिबिटिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द NADH dehydrogenase enzyme in the complex 1 to ubiquinone in the
mitochondrial electron transport chain. Which one of the following explain why plant can tolerate the rotenone application? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट के पास कॉम्प्लेक्स 1 के अलावा एक और NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स होता है जो रोटेनॉन के लिए क्या होता है, इनसेंसिटिव। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेजिस्टेंट टू दी रोटेनॉन। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो तो सेंसिटिव ही है, वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंट नहीं है रोटेनॉन के लिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्लांट्स इनएक्टिवेट रोटेनॉन बाय द एंजाइम। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो उसे इनएक्टिव नहीं करता है। थर्ड क्या कह रहे हैं, प्लांट्स हैव स्पेसिफिक चैनल दैट इफ्लक्स द रोटेनॉन आउट ऑफ द सेल। ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्लांट्स हैव एडिशनल NADPH dehydrogenase that are resistant to the rotenone। और बिल्कुल हमारे पास आंसर हमारे पास क्या है, डी ही है। अगेन अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, आप इसे एक बार दोबारा देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। इसकी एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक्सटर्नल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन होता है वहां पर भी होता है और इसका जो इनर वाला पोर्शन है वहां पर भी होता है। External rotenone insensitive NADPH dehydrogenase can accept electron directly from the NADH, जो कहां प्रोड्यूस हुआ है, साइटोसोल के अंदर, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। तो इसीलिए इनके अंदर, प्लांट के अंदर इस चीज का इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सितंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following electron transport chain complex does antimycin A typically inhibit the respiratory chain? तो अभी हम लोगों ने एक चार्ट की हेल्प से देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है उसको इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन ए। और ये कहां पर इनहिबिट करता है, जब साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम C1। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स 3। तो यहाँ पे देखिए वही दी गई थे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो एंटीमाइसिन ए है वो किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 3 को, जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर्स दैट इज FeS आर द की प्रोस्थेटिक ग्रुप that carry electron in all of the below except। तो ये क्या बता रहा है क्वेश्चन, कि जो FeS है वो हमारे पास के की प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है सभी के अंदर, बस एक के अंदर कैरी नहीं करता। तो अभी हम लोगों ने टोटल 4 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स 1 था उसके पास भी FeS सेंटर था, वो भी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा था। 2 के पास भी था, 3 के पास भी था, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 के पास भी था। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इस केस में यहाँ आंसर पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है थर्ड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे याद नहीं आ रहा है तो एक बार मैं वो लिस्ट दोबारा यहाँ पे रख देती हूँ, आप एक बार देख सकते हो। देखिए इस केस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसके पास FMN होता है, FeS होता है। 2 के पास भी FAD है, FeS है। 3 के पास भी FeS है, हीम है। लेकिन जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4, इसके पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं, हीम होता है, लेकिन इसके पास FeS कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो इसके साथ हमने जितने भी इनहिबिटर थे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है।